नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम है। जैसा कि आप लोगों से चर्चा हुई थी कि कुछ नई चीज़ें लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, तो आज मैं हिंदी का, खास करके हिंदी साहित्य विषय का कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्रमिक रूप में अगर बात किया जाए तो उसमें भी सामान्य हिंदी का पोर्शन। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो पूरी तरीके से सामान्य हिंदी के कुछ 50 प्रश्न होंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यह श्रृंखला लगातार चलेगी दोस्तों। मित्रों, साथ में अगर बात किया जाए तो इसमें 50 प्रश्न डेली मैं डिस्कस करूँगा रोज, यानी आपके 40 से 50 क्वेश्चंस डेली एक टॉपिक से डिस्कस करूँगा। वो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो एक एनालिसिस भी होगा और तेज़ी से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हिंदी से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या हायर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी, साथ के साथ अगर बात किया जाए तो यूजीसी नेट या एनटीए नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, या आपका सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का के आपके लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए यह सब महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हिंदी विषय पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो एक अभ्यास श्रृंखला है जो प्रत्येक टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक डिस्कशन करूंगा मैं। तो रोज यह डिस्कशन होगा, जो लगभग अगर बात किया जाए तो 40 से 50 प्रश्नों का यह डिस्कशन होगा। तो साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं का भी दे रहे हैं, राजस्थान का, यदि हायर दे रहे हैं, जैसे यूपी में हायर का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, या नेट देने का विचार बना रहे हैं, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और आपको इस श्रृंखला से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक की अगर बात किया जाए तो आपका आज का टॉपिक है, प्रश्नों का अगर बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला का टॉपिक है, और उसी टॉपिक से संबंधित मैंने सभी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संकलन किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बेहतर लगेंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िए, आंसर आपको देते चलना है दोस्तों। पहला प्रश्न है, इनमें द्विगुण व्यंजन है। इनमें द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है डा, ड, ढा, और अगर बात किया जाए तो हा। बताइए कौन सा द्विगुण व्यंजन है दोस्तों? ड, ड, ढा और हा। आपने मन में विचार बना लिया हो। अगर आप देख रहे हैं श्रृंखला को तो टाइप करके आंसर भी दे सकते हैं मैसेज में। जल्दी जल्दी आप टाइप करते जाइए, मन में विचार बनाते जाइए, तो एक आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द्विगुण व्यंजन उसे कहा जाता है कि वह जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं उनमें आता है आपका ड और ढ। यानी सामान्य रूप में बात किया जाए तो कौन कौन सा आता है? अगर हम बात करें तो अगर बात किया जाए तो ड और ढ आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका? ड हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, क्या है आंसर? ड हो जाएगा दोस्तों, याद रहेगा। चलिए ठीक है, इसे, और साथ में ड के साथ ढ भी आता है, यानी जिसमें ड और ढ में नुक्ता लग जाए उसे ड और ढ बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए इसमें आंसर भी दिया हुआ है। द्विगुण व्यंजन ड है, हिंदी की नवीन विकसित ये ध्वनियां हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नवोदय विद्यालय में आया हुआ प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
बताइए दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन, तो याद रखना है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है जो आपके पंचमाक्षर होते हैं। यानी सामान्य रूप में बात किया जाए, जो किसी भी वर्ण का अंतिम अक्षर होता है, पंचमाक्षर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। यहाँ पे आंसर भी आपका दिया हुआ है। चलिए, दोस्त अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना है कि अगर घोष स्पर्श घोष की बात किया जाए तो जितने भी व्यंजन है वो स्पर्श घोष होते हैं, और महाप्राण और ओष्ठ की अगर बात किया जाए तो ओष्ठ में प फ ब भ आता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो प फ ब भ ह में अगर बात करें हम तो कौन सी है? याद रखना है भा। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है, सामान्य रूप में याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी भा। तो भा कैसी ध्वनियां है? स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? संवृत स्वर, देखिए आंसर भी दिया है लेकिन सीधे आंसर में मत जाइए, पहले प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है दोस्तों? तो संवृत स्वर सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो होता कौन कौन सा है? तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ई उ, इनको बोलते हैं संवृत स्वर दोस्तों। किसे किसे अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है छोटी ई, और साथ में याद रखना है बड़ी ई की अगर बात किया जाए बड़ी ई, ठीक है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये सब किस में आते हैं? अगर बात करें तो आपके संवृत स्वर में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? संवृत स्वर में। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, आपका आंसर हो गया सी। तो संवृत स्वर कौन सा है? ई उ, यानी छोटी ई इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां, तो पहले बताइए हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो याद रखिएगा, जो मूर्धा से बोली जाती है, किससे बोल दी जाती है? मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियां ही मूर्धन्य ध्वनियां है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मूर्धन्य ध्वनियों में कौन सी ध्वनियां आती हैं? ट, ठ, ड और ढा। ट, ठ, ड, ढा, इन ध्वनियों को हम मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं दोस्तों? मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। याद रखिएगा, टा, ठा, डा और ढा, इनको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। बी आंसर होगा। साथ में इसके अलावा कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं? तो कंठ, तालव्य, और इसके बाद मूर्धा, और फिर बाहर आएंगे तो दंत और ओष्ठ। इस प्रकार की ध्वनियां होती हैं। तो केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा कंठ आता है तो का वाली लाइन कंठ, फिर तालु आता है तो चा वाली लाइन तालु, फिर मूर्धा आता है तो टा वाली लाइन मूर्धा में आती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो दंत आता है तो दंत में ता वाली लाइन और होष्ठ में पा वाली लाइन। याद रखिएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ ध्वनिया। तो इसमें आपके मूर्धन्य पूछा है तो मूर्धन्य हो जाएगा आपका बी आंसर, यानी ट, ठा, ढा और ढा ध्वनिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ठीक है, तो आपको पता है कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं होती है? पा वाली लाइन ओष्ठ ध्वनि होती है। तो प, फ, ब, भ और मा, ये सब क्या हो जाएंगे? ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगे दोस्तों। ओष्ठ ध्वनि, अभी पिछले क्वेश्चन
आपको याद रखना है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ओष्ठ ध्वनियां कौन सी होती है, तो ओष्ठ ध्वनियां होती हैं पा, फा, बा, भा, मा। तो इसमें अगर देखेंगे तो सब है, चा नहीं। चा जो है इस लाइन में नहीं आता है, इसलिए चा ध्वनि क्या हो जाएगी, ओष्ठ ध्वनि नहीं है दोस्तों। चा जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, डाइट में आया था, डाइट प्रवक्ता में आया था ये प्रश्न, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, प्राचीन का विलोम शब्द कौन सा शब्द है, प्राचीन का विलोम शब्द है, तो प्राचीन का विलोम बताइए दोस्तों। प्राचीन का विलोम 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन होगा दोस्तों। क्या होगा, अर्वाचीन। तो याद रखिएगा प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, अर्वाचीन। याद रखिएगा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। ठीक है, याद रखेंगे। ध्यान रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर बात किया जाए, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान। ऑप्शन है दंत्य, ओष्ठ, तालव्य, वर्त्स। बताओ दोस्तों कौन सा है। तो याद रखना है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है दोस्तों। कौन सा है, तालव्य। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये है तालव्य। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, तालव्य। याद रखिएगा, छह ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है, तालव्य से। याद रखेंगे। ठीक है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं मैंने बगल में लिखा हुआ भी कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश टीजीटी में आया हुआ प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है, बताइए कौन सी तालव्य ध्वनि है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस ध्वनि को हम तालव्य ध्वनि कहते हैं, बताइए। च, प, ल और हा। तो मैंने अभी बताया है कि तालु से बोली जाने वाली ध्वनि तालव्य ध्वनि कहलाएगी दोस्तों। तो कौन सी ध्वनि इसमें ऐसी है जो तालव्य ध्वनि में के रूप में आती है, बताइए सभी लोग। चा है ऑप्शन में, पा है, ला है और हा है। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें अगर बात किया जाए तो चा ध्वनि क्या है, तालव्य ध्वनि है। ठीक है, चा की अगर बात किया जाए तो कैसी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। याद रखना है, च, छ, ज, झ, इया सभी किस में आती हैं, तालव्य। क्योंकि सबसे पहले कंठ आता है, कंठ का में है, और फिर तालव्य चा में आता है, चा वाली लाइन। इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर बात किया जाए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, चा हो जाएगा। चलिए, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है,
कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन देखिए, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा आ, ई और छोटा आ। कौन सा पश्च स्वर है बताइए दोस्तों। तो पश्च स्वर की अगर बात किया जाए तो उच्चारण में जिह्वा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भेद में बांटा जाता है, जिसमें अग्र स्वर, पश्च मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ आता है। तो इसमें अगर देखिएगा तो पश्च स्वर आपका क्या हो जाएगा अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो पश्च स्वर हो जाएगा अगर बात कर रहे हैं तो बड़ा आ। तो याद रखिएगा बड़ा क्या है? पश्च स्वर है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? बताइए दोस्तों, कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है दोस्तों? तो अगर संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या है? क्या, च, ट, औ। कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है बताइए। याद रखिएगा कि इन ध्वनियों में क्या ध्वनि क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या में क तथा या मिला हुआ है, क तथा या, यानी दो ध्वनियों के मेल से बनी है। तो संयुक्त ध्वनि कौन सी हो गई? संयुक्त व्यंजन क्या। ठीक है, तो क्या क्या है? संयुक्त ध्वनि है, याद रखेंगे दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बताइए दोस्तों, कौन सा ध्वनि युग्म अघोष है? कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, ध, दूसरा है डा, ढा, पा, फा, दा, धा। बताइए दोस्तों, कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें देखेंगे तो पा और फा जो है युग्म अघोष ध्वनि है। पा फा, पा फा क्या है आपका? अगर बात करें तो युग्म अघोष ध्वनि है, याद रखिएगा युग्म अघोष ध्वनि पा फा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी के हायर में आया भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम कौन सा गलत है? बताइए दोस्तों। तो देवनागरी की पूर्ववर्ती लिपियों में अगर बात किया जाए तो वो खरोष्ठी लिपि है। क्या है? खरोष्ठी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है। ठीक है, जिसमें जबकि ब्राह्मी से ही अगर बात किया जाए तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है खरोष्ठी, खरोष्ठी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? बताइए कौन सा सुमेलित है? ग अघोष है, फ अल्प प्राण है, स ऊष्म है और ठ सघोष है। बताओ दोस्तों, बच्चों बताइएगा कि ग अघोष, फ अल्प प्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। आपको बताना है कौन सुमेलित है, कौन सही रूप से सुमेलित है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। तो याद रखिएगा इसमें स जो है ऊष्म ध्वनि के रूप में जानी जाती है और यही सुमेलित है। श क्या है आपकी? ऊष्म ध्वनि के रूप में जानी जाती है, इसलिए यही सुमेलित है। दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? हा, श, सा कहिए या खा कहिए, और श और ला। बताइए। हा, षटकोणावाला शा,
बताइए दोस्तों, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? हा, सटकोड़ा वाला शा और ला। बताइए। तो याद रखना है, ला जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है, वह अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ। तो ला ऊष्म व्यंजन नहीं होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। याद रखेंगे, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? महाप्राण ध्वनियां यूपी आयोग में पूछा गया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जीडीसी में। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं, कौन सी महाप्राण ध्वनियां हैं दोस्तों? बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर प्रश्न बताइए सभी लोग। ऑप्शन देखिए, का, गा, चा, झा, पा, बा, डा, ढा। ढा और धा, सॉरी, ढा और धा। कागा, चजा, पाबा, ढा और धा। कौन सी ध्वनियां महाप्राण ध्वनियां हैं? बताइए 18 नंबर प्रश्न। इसमें अगर जाएंगे तो ढा और धा महाप्राण ध्वनियां नहीं। अगर बात किया जाए ध्वनियां हैं, ढा और धा। कौन सी ध्वनियां महाप्राण ध्वनियां हैं? ढ और धा ध्वनियां महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ये भी जीडीसी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। इसमें देखेंगे, पहला कथन ही सही है दोस्तों। कौन सा कथन सही है? कि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। याद रखिएगा, स्वर कैसे होते हैं? सभी सघोष होते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रश्न है आया हुआ। अगला प्रश्न देखिए, वर्त्स्य ध्वनियों के उच्चारण, वत्स ध्वनियों के उच्चारण के संबंध में क्या सही है, ये बताना है। याद, पहला है, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। दूसरा है, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। अगला है, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक ओठों का स्पर्श करती है। वर्त से ध्वनियों की बात हो रही है दोस्तों। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा गहराई में जाके है। बताइए। याद रखिएगा, वर्त से ध्वनियों में जिह्वा की नोक जो है दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। वर्त ध्वनियों में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। ये सही है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि वत्स ध्वनियां क्या होती है। वत्स ध्वनियां क्या होती हैं? तो वत्स व्यंजन या वत्स ध्वनि ना, सा, रा, ला। ना सरौता वाला सा, रा और ला को कहते हैं। वत्स ध्वनियां किसे कहते हैं? ना, सा, रा और ला को। ये भी याद रखिएगा, इन्हीं को वत्स ध्वनि कहते हैं, वर्त्स। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, री ध्वनि कैसी है? ये भी जीडीसी का प्रश्न है 2017 का। री ध्वनि कैसी है? बताइए दोस्तों, री ध्वनि कैसी है? बताइए। ये सारा वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है, जितने महत्वपूर्ण वर्णमाला के प्रश्न आए हुए हैं वो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। री ध्वनि क्या है? बताइए, 21 क्वेश्चन। तो याद रखना है, री ध्वनि मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। री किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि है दोस्तों, याद ही रख लेना, आज ही याद कर लेना, री मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह है? बताइए, अयोगवाह ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों, बताइए। तो याद रखिएगा, अयोगवाह ध्वनियां वो होती हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो किया जाता। तो इनमें देखिएगा, तो अंग और आहा ऐसी ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, किसी न किसी ध्वनि के साथ ये यूज की जाती है। तो इन्हीं दो ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों, बताइए। अल्प प्राण, सायास, महाप्राण, सुदीर्घ। तो जिनका अधिक प्रयत्न से उच्चरित किया जाता है व्यंजनों को, उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। बच्चों याद रखना, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बीएसएसबी में आया हुआ प्रश्न है, पीजीटी का। अगला देखिए, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? बताओ दोस्तों, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? य, र, स, च, ल, द। तीसरा ऑप्शन है प, ब, फ। और डी ऑप्शन है ट, क, स। बीएसएसबी का प्रश्न है, बताइए कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है दोस्तों, बताओ। तो याद रखना है, प, ब और फ, सी ऑप्शन। प, ब और फ क्या है? ओष्ठ वर्ण है। कैसा वर्ण है? ओष्ठ। मैंने आपको बताया भी था कि प वाला लाइन क्या होती है? प, फ, ब, भ, म, ये सब ओष्ठ वर्ण है। बड़ा आसान प्रश्न होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है दोस्तों, बताइए। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? बताइए। ध, स, थ, ड़ और क, च, ट, त, प और त, भ, छ, व, न, ख, छ, ध, फ। तो दोस्तों बताना है कौन सा वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं ये सारे। बिल्कुल भी अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चंस देखिएगा। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को मिस नहीं करना है, सारा वीडियो देखिएगा। साथ में अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको हिंदी से संबंधित वीडियो मिलेंगे। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, का, च, ट, ता। ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा का, च, ट, ता। ठीक है। अगला प्रश्न बताओ बच्चों, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है दोस्तों? का, ड, अण, स, च, ई, भ, ल, भ, फ, व, स। कौन सा तालव्य वर्णों का वर्ग है? बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, स, च और ई ये तालव्य वर्णों का वर्ग है। स, च, ई। ठीक है, याद रखेंगे। स, च, ई किस में आते हैं? तालव्य वर्ण में आते हैं दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक रिवीजन है दोस्तों प्रश्नों का। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब भी दो तीन बार इसे देखें, स्पीड करके देख लीजिए तो दिमाग में बैठ जाएगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा क्वेश्चन आता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण व्यंजन के तरीके से देखा जाए तो यह परिभाषा पूछना चाह रहा है कि महाप्राण व्यंजन हम किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है, बताइए। पहला और दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो याद रखना है दोस्तों, महाप्राण व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। 2 और 4 क्या होता है, महाप्राण, दूसरा और चौथा, याद रखिएगा। अगला बताइए, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। मातृभूमि, रात्रि, आम्र, क्रिया। बताओ दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न। तो इसमें आप देख रहे हैं तो सब में र लगा हुआ है, रात्रि, क्रिया, आम्र, लेकिन मातृभूमि, त्री, री, इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न है। तो मातृभूमि में ही री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। पहला ऑप्शन है ट का ता पा, दूसरा ई या साचा, हा सा लादा, पा रा था हा। बताइए, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है मित्रों, बताओ सभी लोग, फ्रेंड्स बताइए। इसमें देखेंगे तो दिए हुए ऑप्शनों में वर्णों में अगर जाएंगे तो ई या साचा, ई या साचा यानी बी ऑप्शन में तालव्य वर्ण है। ठीक है, ई या साचा, ये क्या है, तालव्य वर्ण है। याद रखेंगे, ये सभी जो है क्या है, मैच नहीं है। अगला प्रश्न देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। 30 नंबर का प्रश्न है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये सभी अगर बात किया जाए तो छोटी ई, बड़ी ई और ए, ये जो वर्ग है इसी में आते हैं और इसे कहते हैं अग्रस्वर। क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं दोस्तों, याद रखना, ये क्या है, अग्रस्वर है। अगला प्रश्न पढ़िए, कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में है। कंठ, कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन सी होती हैं, बताइए। आसान सा प्रश्न है। इसमें अगर कंठ पे जाएंगे तो क ग अहा। ठीक है, कंठ ध्वनियों की अगर बात किया जाए तो क, ग और हा जो है इस वर्ग में है, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, बताइए। सा, पा, ता और या, बताइए। तो इसमें अगर देखेंगे तो या क्या है, अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया है कि ये किस में आएगा, अंतस्थ व्यंजन में आएगा। जबकि श की अगर बात करें
तो वो दंत्य है। सा क्या है? दंत्य है। पा ओष्ठ है। ता क्या है? ता भी दंत्य है, याद रखेंगे। चलिए आगे। अगला प्रश्न देखो, ई छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? छोटी ई के स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? यानी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? बताओ दोस्तों। याद रखना है अग्रभाग। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया है आपको, देखिए चाहे अगर देखेंगे, देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए मैंने बताया है अग्रभाग, ये इस क्वेश्चन में बताया है, ये देखिए। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है अग्रभाग पिछले वाले क्वेश्चन में, याद रखना। इसका आंसर अग्रभाग होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, बताइए। च व द का इधर है ओष्ठ तालव्य, कोमल तालव्य और ई दंत्य। बताइए दोस्तों, तो च की अगर बात करेंगे तो च क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए तो ए जो है बड़ा से मैच करेगा, तो इसी बेस पर अगर जाए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी और मैच कराते हैं। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ओष्ठ, पाफा बाभा मा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, दा क्या हो जाएगा? दंत ओष्ठ क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ है ना वह। द क्या हो जाएगा? दा की अगर बात किया जाए तो दंत्य, और का की बात किया जाए कोमल तालव्य। क्या हो जाएगा? कोमल तालव्य। इसका आंसर मैच कराएंगे, ये हो जाएगा। अगर बात किया जाए सामान्य रूप में तो ये जो है क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य और ओष्ठ। बताओ दोस्तों, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? याद रखना है, पा ध्वनि जो का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ये पीछे चर्चा भी किया गया है, रिपीट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा है। अगला देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पे इया जो है, इया या उसे न भी प्रोनाउंसिएशन कई लोग करते हैं, या व्यंजन है। इया क्या है ये बताइए। तो इसमें देखेंगे तो ये तालव्य है। इया क्या है? तालव्य है, याद रखिएगा। अच्छा अच्छा, इया। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है दोस्तों? बताइए, किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अंगा, इया, अड़ा या अनुस्वार? इसमें अगर जाएंगे तो या हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार पंचमाक्षर को बोलते हैं जो पांचवा अक्षर होता है। तो अंगा भी है, इया भी है, अड़ा भी है, या नहीं है। इसका आंसर या हो जाएगा। अगला देखिए, ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं। कौन सा कथन शुद्ध है? 38 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों। ये चर्चा मैंने पीछे भी की है, तो आपको याद रखना है ये क्या है? मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। पहला क्वेश्चन ही डिस्कस किया था, मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां ड और ढ, याद रखेंगे। अगला देखिए, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्वनिम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वनिम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। उच्चारण की दृष्टि से तीनों श व्यंजन किस प्रकार के हैं? तीनों सा किस में आते हैं बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है। कि तीनों श को रखा जाता है मित्रों ऊष्म में, ऊष्म ध्वनियों के रूप में जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन तीनों श किस में आते हैं? ऊष्म में आता है, याद रखिएगा। ऊष्म ध्वनियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, दूसरा है महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, तीसरा है अल्प प्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। विचार करिए एक बार, क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? बताइए बताइए दोस्तों। तो पहली बात तो देखिए कैसे इसे चेक करेंगे। क ध्वनि कंठ ध्वनिया है, कंठ से निकलती है, पहली लाइन है। तो देखिए कंठ पे जाएंगे तो तीन ही ऑप्शन बचता है। सी ऑप्शन अपने आप कट गया। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण पे जाएंगे तो क जो है अल्प प्राण ध्वनि है, तो डी ऑप्शन भी कट गया। क्लियर? तो ए और सी बचा। इसके बाद घोष है कि अघोष है, तो का ध्वनि क्या है? अघोष ध्वनि है, तो सी भी कट गया। स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? याद रखना है, ए आंसर हो जाएगा। क्या है? अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है का। महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, एलटी में आया है 2018 में। अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? बताइए सभी लोग। तो अगर हम सघोष ध्वनि की बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना है इसमें ह क्या है? सघोष ध्वनि है। हा, हा हल क्या है? सघोष ध्वनि आती है, याद रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न। प्रारंभ शब्द में प्रवर्ग का स्वरूप क्या है? प्रारंभ शब्द में प्रवर्ग का स्वरूप क्या है? बताइए दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन आसान सा है, हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में पूछा गया था। याद रखना है ये प प्लस र से मिलके बना है, यानी हलंत वाला प और हलंत वाला र, तो इससे मिलकर के बना है प्र। याद रखिएगा, प सॉरी हलंत वाला प और पूरा रा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रा। इससे बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें आधा पा है और पूरा रा है, प्रा प्रा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। बताइए। याद रखिएगा, वर्णों में जब आपस में संधि या मेल हो जाता है तो नई ध्वनि का निर्माण होता है। क्या होता है? नई ध्वनि का निर्माण होता है, ये याद रखेंगे। वाक्य रचना, स्वर रचना, वर्ण प्रयुक्त होता है, ऐसा नहीं, नई ध्वनि का निर्माण होता है, याद रखेंगे। अगला
है अनुस्वार वास्तव में नासिक व्यंजन के रूप में किसका प्रतिनिधि है? 45 क्वेश्चन बताइए। कई बार मैंने बताया है कि नासिक ध्वनियां क्या है? पंचमाक्षर है। मध्य प्रदेश में पूछा गया है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर किसमें दिया हुआ है बताइए? पहले में ही दिया है अंगा याड़ा ना मा, यही पंचमाक्षर है। बाकी ये देखिए सब में हलंत लगेगा, याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, नासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छ संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? यह भी मध्य प्रदेश में पूछा गया था। छ, तो छ का ये निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये बना है क और षटकोड़ा वाले शा से। क और षटकोड़ा वाले शा से, तो इसका आंसर हो जाएगा क और शा, सी। ठीक है, छ इसी से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं बताइए? 47 नंबर क्वेश्चन। संघर्षी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो आपको बताना है प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसमें? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर है सी दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके लगभग 50 क्वेश्चंस रहे वर्णमाला से संबंधित, क्योंकि वर्णमाला से आए हुए जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने आपके सामने डिस्कस किया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इन सारे प्रश्नों को आप कई बार देखेंगे, जितना भी बार देखेंगे और बार बार देख करके दिमाग में बिठाएंगे। आप हिंदी से संबंधित देश के अंदर किसी भी जगह एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे सभी लोग देख सके और जुड़ सके मेरे साथ। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है और लगता है उससे लाभ होगा, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुभ रात्रि। और इस वीडियो को निश्चित रूप से आप शेयर ज़रूर करेंगे और सभी लोगों तक पहुंचाएंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे। अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।